Okay, so after atomic mass we have molecular mass, and molecular mass atomic mass से आप डिटरमाइन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि CO2 का मास जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तरीके वही है. देखो आप, तो CO2 का मास पहले कैसे मैंने कैलकुलेट किया, तो कार्बन के एटॉमिक मास होता है 12, O का 16. सो अगर आप सम करोगे 12 + 2 × 16 इट विल बी 44. तो यूनिटलेस बता सकते हो, जो कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, जिसका फॉर्मूला सेम टू सेम RIM जैसा बनेगा, खाली न्यूमरेटर में एटम की जगह पे आएगा मॉलिक्यूल. 44 यूनिट, 44 ग्राम, जिस वहाँ पर बोलते थे ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पर हम बोलेंगे इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास. 44 ग्राम पर मोल, जो कि AMU के इक्वल होता है. ये सब बात हम कर चुके हैं, ग्राम पर मोल AMU सेम होता है एंड एवरीथिंग. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने का तरीका है वेपर डेंसिटी से. वेपर डेंसिटी को डबल करो तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आपको मिल जाएगा. सवाल है वेपर डेंसिटी क्या है, तो वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की डेंसिटी है विथ कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन. तो ये भी यूनिटलेस हो जाएगा, राइट. हाइड्रोजन से कोई भी गैस कितना टाइम्स ज़्यादा हैवी है, ये बताता है वेपर डेंसिटी. सो वेपर डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ गैस टू हाइड्रोजन. ठीक है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. अगर मैं वॉल्यूम सेम ले लूं, जितना वॉल्यूम गैस का ले लूं उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का भी ले लूं, तो मास का रेशियो बन जाएगा. सो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रखना है, ऑफ हाइड्रोजन. तो वेपर डेंसिटी का ये फॉर्मूला भी काम लगता है हमें. ठीक है, चलिए. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट. नाउ अगला जो वेट है, इसके बारे में आपको अभी तक कोई आइडिया नहीं था. ये सबसे पहली बार 11th स्टैंडर्ड में ही एंटर होता है. इसका नाम है इक्विवेलेंट मास. ओके, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है. सो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या किसी का भी सबसे छोटा उतना पार्ट कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. लिखा है मैंने, द स्मॉलेस्ट पार्ट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल या कुछ भी, कि जो कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. दैट मीन्स कि उससे छोटा मास कभी पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, उससे ज़्यादा कर सकता है, और वो भी उसके मल्टीपल में कर सकता है. जैसे कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक इक्विवेलेंट मास अगर 5 है, तो वो या तो जाएगा 5 या तो उसके मल्टीपल में, मतलब 10 या 15 या 20 या 25 लाइकवाइज. किसी का इक्विवेलेंट मास अगर 2 है तो वो जा सकता है 2, 4, 6, 8, 10 ग्राम, 12 ग्राम लाइकवाइज. ठीक है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास होता है 1 ग्राम. सो हाइड्रोजन जा सकता है 1, 2, 3, 4, 5. कभी भी कोई भी रिएक्शन के अंदर लाइक 1.2 ग्राम हाइड्रोजन गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है. ज़्यादा कितना भी जा सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट के मल्टीपल में, और कम इक्विवेलेंट वेट जितना ही जा सकता है. ये चीज़ दिमाग में रखो, करेक्ट. नाउ इक्विवेलेंसी का एक रूल है हमारे पास, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कोई भी केमिकल रिएक्शन में 2 एलिमेंट, 2 कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल कोई भी हो, वो हमेशा अपने इक्विवेलेंट वेट जितना ही वेट पार्टिसिपेट करवाएंगे. किसी एक रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट हमेशा दूसरे रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट वेट के साथ ही रिएक्ट करेगा.
दिस इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अगर कोई रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट का डबल गया तो दूसरा रिएक्टेंट भी उसके इक्विवेलेंट वेट का डबल सेंड करेगा, प्रोडक्ट भी उसके इक्विवेलेंट वेट के डबल, ये भी उसके डबल। अगर 4 गुना गया देन 4 गुना। ठीक है, देखो O का इक्विवेलेंट वेट होता है 8 ग्राम, आई एम टेलिंग यू। सो ऑक्सीजन या तो जा सकता है मिनिमम 8 ग्राम या तो डबल। सो 8 2 जार 16, 8 3 जार 8 4 जार जा सकता है। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि एक एलिमेंट मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट दूसरे के इक्विवेलेंट वेट के साथ ही रिएक्शन करेगा, मतलब 8 ग्राम O के साथ जो भी रिएक्शन करेगा वो कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, बैलेंसिंग करके दिया है 2 mg, 1 mg का मास 24, ये हो गया 2O 32। O का इक्विवेलेंट मास 8 है। अगर 32 ग्राम वेट इतने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 8 ग्राम रिएक्ट करेगा 12 के साथ, क्योंकि ये गया 4 टाइम्स तो भी ये उसका 4 टाइम्स है, चेक कर लो। तो 8 ग्राम अगर O का इक्विवेलेंट है तो उसके साथ रिएक्ट करने वाला 12 ग्राम भी मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो भी रिएक्शन करेगा या 8 ग्राम O के साथ जो भी रिएक्शन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। रिएक्शन देखो आप, हाइड्रोजन का जो टोटल मास गया है ना वो है 4 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का टोटल मास गया है 32 ग्राम, टोटल पानी का मास है 2 × 18 ग्राम। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन ने 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 8 के साथ। देखो इक्विवेलेंट मास का 4 गुना गया तो ये भी गया 4 गुना, तो ये भी गया 4 गुना। ये उनके इक्विवेलेंट मास है। हाइड्रोजन का 1, O का 8 जो आगे आ चुका है, पानी का 9। सेम मेथड से आप Cl का भी निकाल सकते हो। 2 ग्राम 71 ग्राम 2 × 36.5 ग्राम। सो 1 ग्राम H के साथ जिसने रिएक्शन की दैट इज 35.5 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। इसका डबल गया, इसका भी डबल, तो इसका भी डबल। HCl का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 36.5, करेक्ट। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको किसी भी स्पीसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको ऐसे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। हमारे पास फॉर्मूला भी है उसका। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n। ये n होता है n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग है। जैसे कि n फैक्टर एसिड के लिए होता है बेसिसिटी, दैट मीन्स कि वो कितने H+ डिसोशिएट कर सकता है। बेस के लिए ये n फैक्टर होता है उसका एसिडिटी, कितने OH- लिबरेट कर सकता है। एटम के लिए n फैक्टर होता है उसका वैलेंसी। सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन मेटल एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ये n फैक्टर होता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए। ठीक है, 1 बाय 1 हम सबका देखते हैं। मैंने यहां पर कुछ एसिड लिखे हैं। HCl एक H+ लिबरेट करेगा तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक 2 लिबरेट करेगा। ये फॉस्फोरिक है 3 लिबरेट करेगा। फॉस्फोरस ये 2 लिबरेट करेगा H+। हाइपोफॉस्फोरस 1 लिबरेट करेगा। एसिटिक 1 करेगा।
अभी कंफ्यूजन यह है कि आपको कैसे पता चलेगा। HCl के पास एक H था तो देने ही वाला था, सल्फ्यूरिक के पास 2 थे तो 2 दिए, फॉस्फोरिक के पास 3 थे, तीनों दिए, लेकिन फॉस्फोरस के पास 3 थे, दिए 2। हाइपोफॉस्फोरस के पास भी 3 थे, दिया सिर्फ 1, और हाई एसिटिक एसिड के पास 4 थे, दिया 1। तो एक बात तो पक्की है कि एसिड के पास जितने H होते हैं वो H प्लस के फॉर्म में दे, ये जरूरी नहीं है। करेक्ट। तो कौन से H जाएंगे, तो जो H प्लस बनने के लिए रेडी है। H प्लस कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होगा, ताकि बॉन्ड पोलार रहे, वो माइनस ये प्लस। करेक्ट। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपको है ना, या तो अभी फिलहाल एक तरीका है, यू रिमेंबर डायरेक्टली, या तो फिर आपको उसके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर आपको बहुत जल्दी ड्रॉ करने आ जाएंगे, बट अभी आपको अगर नहीं आते हैं तो याद रखो, इसके अंदर तीनों के तीनों H O के साथ है, तो O माइनस तो H प्लस जाएंगे, 3 H में से 2 H O के साथ है, बाकी का H P के साथ होगा, तो 2 ही H प्लस जाएंगे, सिर्फ एक OH होगा, इसमें भी सिर्फ एक OH, इसमें दोनों के दोनों OH। जितने H O के साथ है वही H प्लस बनेंगे, बिकॉज O माइनस बनेगा। ठीक है। सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस और एसिडिक, इतने के याद रखो, बाकी का जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी बेस में ना आपको रिलीफ है, बेस में जितने OH आपको दिखते हैं उतने डिसोसिएट पक्का करेगा। एक यहाँ पर 2, 3 OH, 1 OH, 2 OH। तो जैसा टेंशन हमें एसिड में था वैसा टेंशन हमें बेस में नहीं है। बेस में जितने H प्लस आपको दिखते हैं उतने वो डिसोसिएट कर सकता है। ठीक है। अब एटम, सो एटम के लिए एन फैक्टर होता है उसका वैलेंसी। ये सब बड़े पॉपुलर एलिमेंट है। सोडियम का वैलेंसी 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, कैल्शियम का 2, जिंक का 2, क्लोरीन का 1, ऑक्सीजन का 2। तो इनका एटॉमिक मास ले लो और वैलेंसी से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा ये एटम का इक्विवेलेंट वेट। अगला है सॉल्ट। सॉल्ट के लिए है टोटल चार्ज ऑन मेटल। ठीक है, +1 तो 1 हो जाएगा। टोटल चार्ज है तो K का चार्ज वैसे +1 है, लेकिन 2K है तो वी विल राइट 2। एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, बट वी हैव 2 एल्यूमिनियम एटम्स, सो टोटल 6। कैल्शियम का चार्ज +2 बट 3 कैल्शियम एटम्स, सो टोटल हो जाएगा 6। सोडियम मेटल, H का नहीं दिख रहा है, मैंने लिखा है टोटल चार्ज ऑन मेटल, ये हो जाएगा 1। ठीक है। सो ये हो गया एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए और एटम के लिए। नाउ वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी स्पीसी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो नेगेटिव चार्ज गेन करने से उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या तो बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ठीक है, क्योंकि गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ना या पॉजिटिव चार्ज का कम होना। सेम वे रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का होता है ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज को दूर भगाना मतलब पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना बोल सकते हो आप। ठीक है,
या तो आप बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज का कम होना। ठीक है, लेट अस सी कि ये क्या हो रहा है। तो यहां पर आप देखो +2 से +3 बना। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा मतलब ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ मतलब इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, देखो 0 था +2, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहां पर चार्ज नहीं दिया है। आप सबको पता है कि O के ऊपर -2 होता है। टोटल 2 ऑक्सीजन मतलब टोटल -4 हो गया। तो न्यूट्रल होने के लिए कंपाउंड में मैंगनीज का +4 होना चाहिए। O का -2 होता है, यहीं पर बताया। OH का -1 होता है। तो न्यूट्रल होने के लिए मैंगनीज को +3 बनना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ मतलब इसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा, नेगेटिव चार्ज बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, रिडक्शन। नेगेटिव चार्ज कम हुआ मतलब ऑक्सीडेशन। H+ है, यहां पर भी H+ है, कोई चेंज नहीं है, यह रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नो ऑक्सीडेशन, नो रिडक्शन। ठीक है, चलिए अभी यहां पर ना हमें एक टर्म की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को बेसिकली आप वैलेंसी बोल सकते हो, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 से लेकर +7 तक जा सकता है। तो +7 का मतलब किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि +7 मीन्स उसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए। नो, कभी कोई एटम 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ये कोवैलेंसी है। ठीक है, मतलब उसने 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। मैक्सिमम 7 कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि अगर वैलेंस शेल में 8 है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर 7 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा और सामने वाला एलिमेंट अगर नेगेटिव होगा तो हमारा एलिमेंट पॉजिटिव होकर +7 बता सकता है। ठीक है, सो आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी को कंबाइन करके हम यूज करते हैं एक टर्म जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका हम फाइंड करते हैं जो अननोन होता है, जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता है कंपाउंड टू कंपाउंड। मैंगनीज की अगर मैं बात करूं तो मैंगनीज +2 +3 से लेकर +7 तक सब स्टेट बताता है। तो जैसे कि मैं KMnO4 की बात करूं तो यहां पर मैंगनीज कौन से स्टेट में है, तो देखो पोटेशियम का चार्ज फिक्स है +1, O का चार्ज फिक्स है -2। कंपाउंड को न्यूट्रल तो होना ही होना है, न्यूट्रल है यहां पर। तो एक O के ऊपर -2 तो 4 O के ऊपर हो जाएगा टोटल -8। K बोलेगा मैं तो +1 ही कंट्रीब्यूट करूंगा, तो न्यूट्रल होने के लिए मैंगनीज को देना पड़ेगा +7। ठीक है, मैंगनीज बिकम्स +7 हियर। सल्फ्यूरिक एसिड एक O के ऊपर -2, 4 O के ऊपर -8 हो जाएगा। एक H बोलेगा मैं +1 दूंगा तो 2 H +2 देंगे। सल्फर को देना पड़ेगा न्यूट्रल बनने के लिए 6। ऑक्सीडेशन स्टेट एक O का -2, 4 2s are -8, H बोलेंगे मैं 3 दूंगा। फॉस्फरस को देना पड़ेगा +5। अभी आपको पता है कि सल्फेट पूरा -2 होता है, तो न्यूट्रल होने के लिए Fe को +2। सल्फेट पूरा -2 होता है, ये क्रॉस में ले जाए तो Fe का चार्ज मिल जाएगा +3। ठीक है, ऐसे अलग अलग एलिमेंट के आप ढूंढ सकते हो कंपाउंड या आयन के अंदर। जैसे कि आपको अगर पूछे नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन का कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो ये लॉजिक के ऊपर कि जिसका पता नहीं है उसको x ले लो +3
इंटू ओ का -2 और पूरी स्पीसी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से मैंने -1 रखा। न्यूट्रल होता तो 0 पुट करता, x + 5 आ जाएगा। अगर पूछे सल्फेट में सल्फर का फाइंड करो, सल्फर का x 4, हर O के ऊपर -2 और पूरी स्पीसी के ऊपर भी -2, x इज गोइंग टू बी +6। अच्छा, ये वाला भी आप ये मेथड से कर सकते थे, जैसे कि KMnO4 है, मैंगनीज का पता नहीं है, पोटेशियम का +1, मैंगनीज का x +4 इंटू -2, कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0, x देख लो +7 आ गया। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि कैसे इनके लिए इक्विवेलेंट वेट फाइंड किया जाता है। ठीक है।